Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome to this YouTube channel Quality GS Classes. Today we are going to discuss important news. Recently, the Indian State of Forest Report 2023, which is being published by Ministry of Forest, Climate Change and Environment. तो जो यह रिपोर्ट है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, यह रिसेंटली पब्लिश किया गया है 2023 का। अगर यहाँ आप देख सकते हैं इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, तो ये किस डिपार्टमेंट द्वारा पब्लिश किया जाता है वो आप लोग जानते होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड MOEFCC। तो यह रिपोर्ट पब्लिश किया गया। इससे जो प्रीवियसली रिपोर्ट पब्लिश किया गया था वो 2021 में पब्लिश किया गया था, और जो ये नेक्स्ट रिपोर्ट है, अगर ये इस रिपोर्ट की बात करें तो ये 18th नंबर रिपोर्ट है जो कि पब्लिश किया गया 17th रिपोर्ट के बाद। ये हर एक 2 साल में पब्लिश किया जाता है। तो इसका जो बीच का जो डिफरेंस है, जो टर्म है वो कितना होता है, 2 साल का होता है। तो 2021 में पब्लिश हुआ था, फिर ये 2023 में पब्लिश हुआ। तो आज हम लोग क्या करेंगे, जो ये एनुअल रिपोर्ट है आपको इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, तो इसका पूरा एनालिसिस करेंगे, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स है इस फॉरेस्ट रिपोर्ट में। क्योंकि ये अगर फॉरेस्ट रिपोर्ट की हम लोग बात करें तो टोटल ये 2 वॉल्यूम में आपको दिया जाता है। अगर वॉल्यूम की हम लोग यहाँ पर बात करें फॉरेस्ट रिपोर्ट में, तो ये टोटल नंबर ऑफ जो वॉल्यूम होता है इसका, ये 2 वॉल्यूम में दिया, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। तो क्या होता है कि वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 की अगर बात करें, अगर पेज को आप देखेंगे इसमें, तो इसमें कम से कम आपको 300 से 400 पेज का एक बुक होता है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 को। तो अगर देखें तो 600 पेज का एक रिपोर्ट हो गया। तो 600 पेज पढ़ना एक इम्पॉसिबल टास्क है। आप उसे एक बार में नहीं पढ़ सकते, और पढ़ना भी एक इम्पॉसिबल, क्योंकि वहाँ पर एक जो टर्म यूज किया जाता है, मेनली जो भाषा यूज किया था, जो लैंग्वेज, वो तो ईजी होता है, लेकिन आप वो डाटा बहुत ज़्यादा भी दिया जाता है। हर एक डाटा इंपॉर्टेंट नहीं होता आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो डाटा है उसको क्या करें, सिंक्रोनाइज करके स्मॉल फॉर्म में आपको यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा। तो जैसे आप लोग कोई भी डाटा अगर पढ़ रहे हैं, यहाँ पर किस एरिया में कितना फॉरेस्ट इंक्रीज हुआ है, क्या डेवलपमेंट हुआ है, क्या क्या डिफरेंट जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो ये टर्म है, वो कौन से टर्म उन्होंने यूज किया है, तो वो सारा टर्म हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अगर यह पेज देखें तो जो 300-600 पेज का जो पूरा रिपोर्ट है, वो हम लोग यहाँ मैक्सिमम 29-30 पेज में हम लोग ने यहाँ पर डिस्कशन किया है। तो वो डिस्कशन हम लोग यहाँ पर अभी देखेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, इस रिपोर्ट को आप टेलीग्राम चैनल, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो टेलीग्राम चैनल आप यहाँ पर क्वालिटी GS क्लासेस से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जो टेलीग्राम चैनल है उसे क्वालिटी GS क्लासेस से आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट हमने जो लिया है, यह रिपोर्ट पब्लिश हुआ, तो वहीं से जो पेजेस इंपॉर्टेंट है, जो टर्म इंपॉर्टेंट है, फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, वो फैक्ट्स हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। तो सबसे पहले अगर देखें इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट वॉल्यूम 1, क्योंकि क्या होता है कि जो वॉल्यूम 1 है उसमें आपको मेनली डाटा, फैक्ट्स और डिफरेंट जो फॉरेस्ट का रिपोर्ट है वो बताया जाता है। और वॉल्यूम 2 में क्या होता है, एक डिफरेंस फॉर्म में, जैसे अगर स्टेट्स का एक डिफरेंट डाटा, आपको वहाँ का फॉरेस्ट कवर क्या है, वहाँ का ट्री कवर क्या है, वो डिफरेंट डाटा बताया जाता है। फिर स्टेट के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का डिफरेंट, यूटीज़ का डिफरेंट। तो वॉल्यूम 2 होता है वो अगर स्टेट स्पेसिफिक आप PCS की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन या BPSC की, UP BCS का, या किसी उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो वो स्टेट स्पेसिफिक आपको पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ये लेक्चर कंप्लीट कर लेते हैं, और स्टेट स्पेसिफिक कुछ जो इंपॉर्टेंट स्टेट्स है, जैसे BPSC होगा, उसके लिए हम लोग स्पेसिफिक एक अलग लेक्चर क्या करेंगे, उस पर आपको पब्लिश करेंगे। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये पूरा एक इंडिया का ओवरऑल रिपोर्ट है जो हम लोग यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। तो अगर देख लेते हैं तो इंडिया क्या है, एक फ्यू इंडिया कंट्री की बात करें तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर हम अंडरलाइन करेंगे, जो टर्मिनोलॉजी अंडरलाइन करेंगे, जो फैक्ट्स अंडर का, वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यह रिपोर्ट आपको डायरेक्ट वहाँ से लिया गया, इंडियन फॉरेस्ट जो रिपोर्ट पब्लिश किया गया तो वहाँ से लिया गया, इसलिए हम लोग एक जो PDF फॉर्म में यहाँ हम लोग देखेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो हम लोग यहाँ पर हाईलाइट कर देंगे। तो सबसे पहले अगर असेसमेंट रिपोर्ट की हम लोग बात करें, तो जो असेसमेंट रिपोर्ट होता है ये रेगुलरली कंडक्ट किया जाता है। वर्ल्ड में कुछ ही ऐसे कंट्री हैं, जैसे जो डेवलप कंट्री है या जो डेवलपिंग फेज पे कंट्री है, तो वो कंट्री इस तरह के डाटा आपको पब्लिश करते हैं। तो इंडिया एक ऐसा कंट्री जो रेगुलरली इस असेसमेंट को, क्योंकि फॉरेस्ट असेसमेंट आज के समय बहुत इंपॉर्टेंट एक टास्क होता है, क्योंकि क्या होता है आज क्लाइमेट चेंज का असर है, ग्रीन हाउस गैस इमिशन आप जानते हैं बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसके लिए ये फॉरेस्ट रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बॉन कन्वेंशन हो गया, या क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, या डिफरेंट मॉन्ट्रियल
प्रोटोकॉल या पेरिस एग्रीमेंट हो गया, तो उसमें ग्रीन हाउस गैस को कम करने की बात बोली जाती है। तो उसके लिए फॉरेस्ट का डाटा एक बहुत इंपॉर्टेंट डाटा होता है किसी भी कंट्री के लिए। तो अगर यहाँ पर देखें तो जो पब्लिश किया जाता है ये फॉरेस्ट जो रिपोर्ट है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ISFR बोला जाता है। ये फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, ISFR, क्योंकि डिफरेंट स्टेट PCS में फुल फॉर्म तक पूछा, जैसे आप BPSC का इस पर का एग्जाम देखें तो वहाँ पूछा जाता। और ये नहीं कि सिर्फ ये आपको स्टेट PCS के लिए, ये स्टेट PCS तो है इसमें, स्टेट PCS के एग्जाम के लिए, फिर UPSC के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो नेट JRF का अगर आप एग्जाम देते हैं किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी मतलब सब्जेक्ट में, चाहे वो सोशोलॉजी हो, चाहे वो साइकोलॉजी हो, चाहे वो मैथ्स हो, लेकिन जो जो उसका जो GS का पेपर होता है, जो GS का पेपर होता है, नेट का जो फर्स्ट पेपर होता है, वो क्या GS का पेपर होता है। तो उसमें आपको डिफरेंट देखेंगे, उसमें हिस्ट्री का भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, या जो करंट अफेयर्स होता है। तो एक तरह से बोल सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली पब्लिश हुआ, तो करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन आपको उसमें दिख सकता है इसके। तो इसका जो करंट अफेयर्स है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है हर एक एग्जाम के लिए, चाहे वो SSC का एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी तरह का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेनली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड है। तो अगर यहाँ इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट की हम लोग बात करें तो ये पब्लिश जो किया जाता है पूरे कंट्री वाइड में पब्लिश किया जाता है, मॉनिटर असेसमेंट हर एक चीज़ का इसमें रिपोर्ट के बारे में बताया जाता है। और ये जो पब्लिश किया जाता है हर एक 2 साल में, जो बाइनली जो टर्म होता है, इसका मतलब क्या होता है, एवरी 2 ईयर्स का जो अंतराल होता है, जो मतलब 2 साल का अंतराल होता है, उसके अंतराल में ये रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है। और ये रिपोर्ट पब्लिश जो किया जाता है 1987 से रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है, सिंस 1987। ये भी आपको ध्यान रखना, एक स्टेटमेंट आपसे पूछा जा सकता है मेनली UPSC में। फिर जो एप्साइन है, जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, जो रिपोर्ट जो पब्लिश करती है आपको फॉरेस्ट सर्वे में, ये किसके अंदर में है, आपको मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंदर में। तो ये जो रिपोर्ट आपको यहाँ पर पब्लिश किया जाता है, ये आपको नोवेल टेक्नोलॉजी, जो डिफरेंट आज के समय में जो टेक्नोलॉजी का यूज किया, जो प्रिसाइज एक वैल्यू आपको प्रोवाइड करता है, चाहे वो सैटेलाइट के मदद से हो या मतलब जो ग्राउंड रिपोर्ट हो, तो उसके मदद से यहाँ एक एक्यूरेसी आपको रिपोर्ट में देखने को मिलेगा। तो ये फॉरेस्ट आपको रिपोर्ट है 2023 का। ये कौन सा आपको साइकिल है, 18 साइकिल है। अगर 2021 की बात करें तो ये 17th रिपोर्ट था आपको, तो 18th रिपोर्ट है। 87 से ये आपको शुरू हुआ है बाइनली। यहाँ पर आपको क्या किया जाता है, इसे पब्लिश किया जाता है। तो ये सब जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट जो हाईलाइटेड टर्म है, इससे आप पूरे एक असेसमेंट कर सकते हैं पूरे रिपोर्ट का। तो बाइनली पब्लिश होता है 1987 में से ये शुरू हुआ है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया से पब्लिश करती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंदर एक बॉडी है। ये बोल सकते हैं एक रेगुलेटरी बॉडी है, जो कि मतलब एक नोडल एजेंसी है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रिलेटेड। और ये जो पब्लिश किया जाता है ये बाइनली 2 साल के अंतराल में किया जाता है। ये 18th रिपोर्ट है, और जो 2021 था वो 17th रिपोर्ट था। ये इंपॉर्टेंट है, ये इतना आपको ध्यान रखना। इससे कोई भी क्वेश्चन आपको 4-5 क्वेश्चन MCQ फॉर्म हो सकता है। अगर प्रीवियसली भी आप देखें तो उस तरह का बहुत सारा MCQ आपको यहाँ पर फॉर्म हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ बात करें तो अगर, तो आप जानते हैं कि अमृतकाल का भी समय चल रहा है। 75th हमने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था। इस जो इस साल का इंडिपेंडेंस था वो 78th आपको इंडिपेंडेंस डे था। तो जो 2047 में जानते हैं ये 100 ईयर्स आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पर अगर इंडिया में देखें तो एक कमिटमेंट बनाया गया है, कमिटेड है गवर्नमेंट कि वो 2047 तक क्या कर सके, इंडिया को पूरी तरह डेवलप कंट्री के रूप में जाना जाए। तो डेवलप्ड नेशन जानते हैं, जैसे US है, यूरोप है, ये सब क्या एक डेवलप्ड नेशन। हम लोग एक डेवलपिंग फेज में, एक डेवलपिंग नेशन है, और डेवलपिंग में भी हम लोग जैसे चाइना है उसी तरह हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं, मतलब प्रोग्रेस कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। तो एक डेवलप्ड नेशन का एक दर्जा दिया जाना चाहिए 2047 तक। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको इंडिया को कमिट करने के लिए कि फॉरेस्ट प्रोडक्शन, फॉरेस्ट प्रोड्यूस और फॉरेस्ट जो कवर है वो आपको इंक्रीज़ हो। तो अब नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस आप लोग जानते हैं, जो जिसने इकोलॉजी पढ़ा होगा, तो ये एक इकोलॉजी का एक टर्म है, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। तो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस क्या होता है कि अपने तरफ से कंट्री कितनी कोशिश कर रही है कि फॉरेस्ट कवर को बढ़ाया जाए, ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को कम किया जाए। तो ये एक नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन होता है। हर एक कंट्री का हर एक मतलब ये एक बोल सकते हैं असेसमेंट होता है अपना, कि वो किस तरह से आपको डाटा को पब्लिश करता है। जैसे जो पेरिस क्लाइमेट के अंदर ये बनाया गया था, पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट कब हुआ था, ये 2015 में हुआ था। ये COP21 का एक पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट था। तो देख सकते हैं कितने तरह का यहाँ क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है। फिर जो इंडिया ने रिजॉल्व किया है कि एडिशनल कार्बन सिंक 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट थ्रू एडिशनल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। तो जितना भी ये कार्बन है, इस कार्बन को वो क्या कर सकती है, आपको बचाना। जैसे अगर फॉरेस्ट होता है तो एक फॉरेस्ट को अगर आप कट करते हैं तो बहुत सारा कार्बन क्या होता है आपको निकलता है, क्योंकि ज़मीन के अंदर भी क्या होता है, एक कार्बन आपको वहाँ पर क्या होता है बोल सकते हैं सिंक होता है, मतलब कार्बन ज़मीन के अंदर आपको
पूरा सिंक होता है, तो उस कार्बन को अगर पेड़ आप किसी तरह से काट देते तो वो कार्बन क्या होता है आपको बाहर निकल जाता, तो इस तरह से एक सिंक प्रोड्यूस किया जा रहा है। मतलब जो पूरे भी जो वेजिटेरियन होता है, ये बोल सकते हैं जो वेजिटेशन होता है, जो ग्रीन कवर होता है, वो एक कार्बन का एक सिंक होता है। तो फॉरेस्ट कवर से आप क्या करते हैं, कार्बन सिंक को आप मतलब इंक्रीज करते हैं। तो ये बॉन्ड चैलेंज के अंदर ये बात बोली गई है। इसमें बॉन्ड चैलेंज क्या होता है, इसके अंदर फॉरेस्ट का डिग्रेडेशन की बात बोली जाती है कि किस तरह से फॉरेस्ट का जो डिग्रेडेशन को कम किया जाए। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना, मेनली ये मेंस का टॉपिक है। जो इंपॉर्टेंट है वो हम जो टर्मिनोलॉजी जैसे बॉन्ड चैलेंज हो गया, आपको ये आना चाहिए। ये मतलब एक जनरल टर्म है, अगर आप इकोलॉजी इन्वायरमेंट पढ़ते हैं उसका जनरल टर्म बॉन्ड चैलेंज, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, फिर नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। फिर अगर इंडियन फॉरेस्ट सपोर्ट की बात करें, जो लाइवलीहुड्स का जो सपोर्ट होता है वो 70% होता है। ग्लोबल ह्यूमन पॉपुलेशन को पूरा सपोर्ट करता है। जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड का 70% पॉपुलेशन आपको इंडिया में रहती है। फिर 18% ऑफ वर्ल्ड का टोटल लाइव स्टॉक जो बोल सकते हैं वो इंडिया में है। तो ये आपको ध्यान रखना, 17%, 18%। फिर अगर यहाँ पर देख ले, जो ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट था 2020 का, वो जो पब्लिश किया गया था आपको किसके, क्योंकि ग्लोबल फॉरेस्ट है तो ये आपको फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पब्लिश किया था, जो एक यूएन बॉडी है। तो इंडिया को रैंक किया गया था टॉप 10 कंट्रीज़ में, जो वर्ल्ड में टॉप 10 है इंडिया, जो कि आपको मतलब फॉरेस्ट एरिया में आपको रैंक आता है इंडिया का 10th नंबर। फिर अगर पोजीशंस की बात करें, जो नेट एनुअल गेन, जो फॉरेस्ट कवर को सबसे तेज़ी बढ़ाने में जो अगर इंडिया का कंट्रीब्यूशन देखें तो वो 3rd पोजीशंस पे इंडिया को रखा गया है। तो ये याद रखना, ये रखा गया आपको किस में, फॉरेस्ट एरिया में। कितने फॉरेस्ट एरिया है, मतलब डिफरेंट कंट्री, रसिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया आपको रशियन कंट्री में है। तो इंडिया 10th नंबर पर फॉरेस्ट इन टर्म ऑफ फॉरेस्ट एरिया। लेकिन 3rd पोजीशन में क्या है कि हाईएस्ट नेट एनुअल ग्रोथ, एनुअल जो फॉरेस्ट का जो ग्रोथ होता है उसमें इंडिया 3rd नंबर पर। तो ये भी आपको ध्यान रखना। आगे हम लोग डाटा देखेंगे, इस पूरे डाटा को हम लोग नीचे क्या देखेंगे, एक समरी फॉर्म में भी आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग समझने के लिए इस डाटा को पूरी तरह से यहाँ एनालाइज कर रहे हैं। फिर अगर नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो नेट अकॉर्डिंगली इंडियाज फॉरेस्ट एक्ट एज ए नेट सिंक ऑफ कार्बन। दिस शोज द कमिटमेंट ऑफ आवर कंट्री टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एडेप्शन। तो ये क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एडेप्शन के लिए ये मेनली मेंस के लिए आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर अगर यहाँ नेशनल लेवल की बात करें तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, हमने पहले भी डिस्कस किया था, फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंदर होता है। ये आपको मतलब जोड़ी असेसमेंट किया जाता है फॉरेस्ट रिसोर्स के हेल्प से, बहुत सारे मतलब जो डाटा के हेल्प से, सैटेलाइट के हेल्प से। तो ये आपको ध्यान रखना। और जो ये आपको रिपोर्ट भी क्रूशियल होता है ग्रीन हाउस गैस के, जो यूनाइटेड नेशन फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज की जो बॉडी है यूनाइटेड नेशंस का, उस बॉडी के अंदर भी आपको ग्रीन हाउस गैस को, इमिशंस को कम करने के लिए यह रिपोर्ट भी आप बोल सकते हैं पब्लिश किया जाता है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट की, ये बाइनियली हम लोग देखा 2 साल में पब्लिश किया जाता है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। तो ये मैसिव टास्क 1987 से हो रहा है। तो ये बार बार, क्योंकि रिपोर्ट में बार बार इस टर्म को मेंशन किया गया, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर अगर यहाँ देखें तो बाइनियल रिपोर्ट है, ये हम लोग डिस्कस कर लिया। फिर जो ये फॉरेस्ट जो 2023 का जो डाटा है, ये फॉरेस्ट कवर इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है इच डिस्ट्रिक्ट का, जितने भी डिस्ट्रिक्ट है कंट्री में, जितने भी आपको जिला है, सब जिला का एक डाटा पब्लिश करता है, एक आपको डिफरेंट मतलब बोल सकते हैं टर्म में। तो जैसे इस डिस्ट्रिक्ट अ फॉरेस्ट डिवीजन ऑफ द कंट्री, उस डाटा को पूरा पब्लिश किया जाता है। फिर मैन ग्रुप्स पर ये एक अलग डाटा पब्लिश करता है, मैन ग्रुप्स के बारे में। ऐसा नहीं कि फॉरेस्ट के बारे में, मैन ग्रुप्स में का भी एक डाटा पब्लिश यहाँ किया जाता है। जो ग्रोइंग स्टॉक ऑफ ट्रीज है, तो ट्री के जो स्टॉक से जो आपको जैसे जितने भी फॉरेस्ट का प्रोड्यूस होता है, जो ट्रीज का जो प्रोड्यूस होता है, वो पूरे प्रोड्यूस को भी आपको यहाँ पर क्या किया जाता है, मेंशन किया जाता है। फिर अगर जो आउटसाइड फॉरेस्ट के आउटसाइड भी जो ट्रीज है, उस ट्रीज से कितना मतलब आपको जो स्टॉक होता है, वो भी स्टॉक यहाँ प्रोड्यूस किया जाता है। फिर इस बार का अगर देखें तो एक नया चैप्टर्स भी ऐड किया गया फॉरेस्ट फायर के बारे में। तो ये इंपॉर्टेंट थिंग है फॉरेस्ट फायर। आज जानते हैं आज के समय फॉरेस्ट फायर का जो केसेस है वो बहुत ज़्यादा देखने को सुनने को मिलता है। अगर इंडिया में ही देख लें तो आप देखेंगे जो ठंड प्रदेश है वहाँ भी है, जैसे उत्तराखंड की बात करें, हिमाचल की बात करें, वहाँ भी देखेंगे फॉरेस्ट फायर का एक बहुत बड़ा जो कंसर्न है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर आप रसिया की बात करें, यूएस की बात करें, तो फॉरेस्ट फायर एक बहुत बड़ा कंसर्न, एक बहुत बड़ा चिंताजनक विषय है। तो ये कार्बन स्टॉक हम लोग यहाँ पर इसमें डिस्कस करते हैं। फिर अगर यहाँ देख ले तो स्टोर हाउस ऑफ यूजफुल डाटा, जो जितने भी डाटा है उसको हम क्या कर, एक स्टोर हाउस इसको बोला जाता है, जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट है। फिर अगर देखें तो सेम चीज़ है, बाइनोली पब्लिश किया जाता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा। 18th रिपोर्ट है, बाइनल असेसमेंट रिपोर्ट है। 35 ईयर्स कंप्लीट हो गया पूरा, क्योंकि 1987 में ये रिपोर्ट आपको पब्लिश होना शुरू हुआ था। फिर अगर यहाँ देखें तो डाटा को जो एनालाइज किया जाता है डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स लाइक डिस्ट्रिक्ट, डिवीज़न,
म्यूनिसिपल एरियाज, मेगा सिटीज, प्रोटेक्टेड एरिया, टाइगर रिजर्व, ये सारे जो डाटा है सबको कलेक्ट किया था, क्योंकि ये जितने भी रिजर्व एरिया वहाँ पर ट्री का आपको कंटेंट, जो ट्री का जो प्रोडक्शन है वो भी ज़्यादा होता है, ग्रीन स्टॉक आपको ज़्यादा होता है। तो ये पूरे डाटा को पब्लिश किया और डिफरेंट जो स्टेट डिपार्टमेंट के, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जैसे आप अगर आप एफसाई में जाते हैं, मतलब जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर आप काम करते हैं, जैसे आपको फॉरेस्ट डिवीज़न का जो, अगर जैसे आईएएस का जो सर्विस होता है, इंडियन एक्सपर्टीज सर्विस में, जानते हैं कि फॉरेस्ट फॉरेस्ट जो ऑफिसर होता है उसका भी एक मतलब रिक्रूटमेंट होता है, तो वो सब फिर आपको इसी तरह का जो डाटा है, इस तरह में आपको काम करने का वहाँ मौका मिलता है। फिर अगर नेक्स्ट देखें फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम, ये भी आपको यहाँ पर डाटा पब्लिश किया गया कि कहाँ कहाँ किस तरह से गवर्नमेंट काम कर रही है फॉरेस्ट फायर को रोकने के लिए। तो कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट आपको बहुत सारा यहाँ काम कर रही है, फायर मॉडल्स को अपना रही है, जो प्री फॉरेस्ट फायर अगर आने से पहले आपको अलर्ट कर दिया जाएगा। बहुत सारे मेथड को यहाँ पर जिला लेवल पर, कंट्री लेवल पर, स्टेट लेवल पर आपको गवर्नमेंट यहाँ अपना रही है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर जो ये पब्लिश्ड 18th रिपोर्ट है, ये बार बार दिया गया है, इसलिए हम लोग यहाँ पर इसे डिस्कस करें। बाइनियल 2 साल में एक असेसमेंट होता है। फिर यहाँ पर देख ले तो नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंट्री है, इनके बेसिस पर भी ये डाटा को पब्लिश किया जाता है। बाइनियल एक्सरसाइज है, ये इंपॉर्टेंट जो होता है, जो ये मैपिंग किया गया है पूरा जो फॉरेस्ट सर्वे, फॉरेस्ट रिपोर्ट को, तो वो मैपिंग किया गया इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डाटा। ये कौन सा सैटेलाइट है? आईआरएस, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट LIS-3 सेंसर, ये आपको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर ये जो कर्वेचर की बात करें, इतना रिजोल्यूशन का जो कैमरा है, उस कैमरा से आपको डाटा को क्या किया गया, रिकॉर्ड किया गया। जो NRC द्वारा यह डाटा को आपको, एक बॉडी है गवर्नमेंट का, उस बॉडी द्वारा आपको यहाँ पर क्या किया, डाटा को पब्लिश किया गया। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो अब फिर अगर देखें तो ये यहाँ पर अगर डाटा को हम लोग पब्लिश, अगर यहाँ पर देखें डाटा को, तो अगर यहाँ जैसे NRC का फुल फॉर्म भी आप देख सकते हैं क्या होता है। जो ये NRSC है, इसको बोलते हैं नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। ये क्या हो गया आपको? NRSC, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। तो यहाँ से पूरे तरह के सैटेलाइट को मेंटेन किया जाता है, डाटा को आपको एनालाइज करने में। फिर यहाँ पर आपको देखें तो प्रीवियस असेसमेंट जो 2021 था, उसके अकॉर्डिंग तो बहुत सारे डाटा को यहाँ पब्लिश किया, बहुत सारे चीज़ों को इंक्लूड भी किया गया। जैसे एक देखें तो फॉरेस्ट कवर इन इंडिया एंड आउटसाइड द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, इस डाटा को भी कवर किया था। फॉरेस्ट कवर इन हिल्स डिस्ट्रिक्ट, फॉरेस्ट कवर इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, मैनग्रूव के डाटा को भी यहाँ पब्लिश किया जाता है इसमें। फिर अगर इस बार का हम डाटा देखें, जो FCI ने डाटा दिया है, तो 751 डिस्ट्रिक्ट को दिया है। अब पिछले रिपोर्ट में जो इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट का 2021 का जो रिपोर्ट था, उसमें 636 डिस्ट्रिक्ट, मतलब 636 डिस्ट्रिक्ट को इंक्लूड किया गया था। तो देख सकते हैं कितने डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर इंक्लूडेड हुआ था। ये डाटा आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है 636 एंड 1751 को डाटा को, क्योंकि यूपीएससी भी क्या कर, जो इंपॉर्टेंट है उस डाटा को यूपीएससी भी आपसे पूछ सकती है, और डिफरेंट स्टेट पीसीएस में तो इंपॉर्टेंट आपके लिए हो ही जाता है। फिर अगर यहाँ देखें जो कॉन्टेम्प्रेरी इशूज़ है, उसे भी इस साल पब्लिश किया गया है 2023 के डाटा में। फॉरेस्ट कवर चेंज इन वेस्टर्न घाट, तो ये अलग से एक डाटा पब्लिश किया गया, क्योंकि वेस्टर्न घाट जानते हैं ज़्यादा आपको न्यूज़ में भी रहता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे रिकमेंडेटरी बॉडी को बनाया गया गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि डिफरेंट डाटा पब्लिश करती है कि इतने एरिया में आप डेवलपमेंट कर सकते हैं, किसी तरह का आप वहाँ इंडस्ट्री बैठा सकते हैं, इतने आप फॉरेस्ट को क्या डिफॉरेस्ट कर सकते हैं, मतलब फॉरेस्ट क्लियरेंस का जो गवर्नमेंट द्वारा जो पब्लिश किया जाता है, उस डाटा को भी यहाँ पर आपको डिफरेंट जो रिकमेंडेटरी बॉडी है वो रिकमेंड, इसलिए आपको वेस्टर्न घाट्स का जो रिपोर्ट है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर देखें यहाँ ट्री कवर, ग्रोइंग स्टॉक, कार्बन स्टॉक, ये सब आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस डाटा में आपको बताया गया है। फिर जो कार्बन क्रेडिट्स की हम लोग बात करें, तो जानते हैं कार्बन क्रेडिट्स क्या होता है। एग्रोफॉरेस्ट्री क्या हो गया? एग्रोफॉरेस्ट्री हो गया एग्रीकल्चर के साथ फॉरेस्ट, जैसे एग्रीकल्चर करें, साइड साइड से आप ट्री पूरा प्लांट कर रहे हैं। तो जैसे क्या होता है कि कोई भी आप यहाँ पर जैसे फल, मतलब किसी तरह का आप यहाँ पर एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं, और चारों बगल से क्या करें आप, यहाँ ट्री को आप यहाँ पर मतलब कि लगा रहे हैं, तो ये क्या होता है कि एग्रो फॉरेस्ट्री से बोला जाता है। मतलब उस पर भी कार्बन क्रेडिट्स आपको अर्न होता है। कार्बन क्रेडिट्स में अर्न में क्या होता है कि गवर्नमेंट आपको किसी तरह का सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, कार्बन क्रेडिट्स आपको मिलता है। तो कहीं पर आप जैसे कोई इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं, तो फिर आप कार्बन क्रेडिट्स, वो कंपनी क्या करती है, आपसे वो कार्बन क्रेडिट्स खरीदती है, तो फिर आपको वो पैसा देती है। तो ये कार्बन क्रेडिट्स क्या होता है, एक तरह से मोटिवेशन प्रोवाइड करता है किसी भी फार्मर्स को जो एग्रीकल्चर करते हैं, जो मतलब कि फॉरेस्ट्री करते हैं। तो ये कार्बन क्रेडिट्स आपको एक इम्पॉर्टेंट टर्म है इसके लिए। फिर देखिए पीरियोडिक असेसमेंट होता है, सैटेलाइट डाटा यहाँ पर यूज किया जाता है, फील्ड बेस्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराया जाता है। इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट थी 1987 से हो रहा है, हम लोग बहुत बार डिस्कस किया, 18th रिपोर्ट है। फिर देखें तो जो मॉनिटरिंग ऑफ रिसोर्सेज, इसका यूज़ क्या होता है, जो हम लोग इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट की जो बात करते हैं, इसका यूजेस क्या गवर्नमेंट आपको करती है। तो रिसोर्स को यहाँ मॉनिटर किया जाता है, कौन कौन फॉरेस्ट में कौन कौन सा रिसोर्स है,
डिफरेंट पॉलिसीज़ को यहाँ बनाया जाता है, बेटर प्लानिंग बनाया जाता है, किस तरह से फॉरेस्ट को मेंटेन किया जाए, उसके रिसोर्सेज को किस तरह यूटिलाइज़ किया जाए। इस तरह से नहीं कि कहीं भी आज देख सकते हैं जो माइनिंग इंडस्ट्री जो होता है, कहीं भी आपको माइन नहीं कर सकती इंडस्ट्री। क्या होता है, गवर्नमेंट का प्रॉपर एक क्लियरेंस लेना पड़ता है उस फॉरेस्ट डिवीज़न को आपको कट करने के लिए, उस फॉरेस्ट रिसोर्स को आपको क्या एक्सप्लॉइट करने के लिए। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। फिर अगर देख ले तो एनडीसी का जो टारगेट्स है, उस टारगेट्स को भी गवर्नमेंट यहाँ पर ध्यान रख रही है। जैसे ग्रीन हाउस गैस इमिशंस की बात करें, यूएनएफसीसी का जो टारगेट्स है। फिर लैंड यूज जो फैसिलिटी है आपको, ये क्या होता है, लैंड यूज चेंज एंड फॉरेस्ट्री सेक्टर है। तो जैसे कि बहुत सारे फॉरेस्ट को क्या करता है, क्लियर करना पड़ता है गवर्नमेंट द्वारा, उसे क्या करना पड़ता है, काटना पड़ता है, वहाँ एक इंडस्ट्री सेटअप करना पड़ता है। तो इसमें एक क्लियरेंस लेना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो उस डाटा को भी यहाँ क्या करती है, मेजर करती है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। तो अगर यहाँ देखें तो ये डाटा जानते हैं, सैटेलाइट डाटा का यूज़ होता है यहाँ पर। फिर कुछ कुछ यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, जैसे आपको फॉरेस्ट कवर की हम लोग बात करें तो ये फॉरेस्ट कवर क्या डिफाइन करता है, ऑल लैंड्स। फॉरेस्ट कवर का डिफिनीशन आपको ध्यान रखना, क्योंकि डायरेक्ट ये डिफिनीशन आपसे पूछ दिया जा सकता है यूपीएससी में, प्रीवियस से पूछा भी गया डिफरेंट स्टेट पीसीएस में, यूपीएससी में। तो जो फॉरेस्ट कवर होता है ये डिफाइंड एज ऑल लैंड्स मोर देन 1 हेक्टेयर विथ अ ट्री कैनोपी डेंसिटी ऑफ मोर देन इक्वल टू 10% इरेस्पेक्टिव ऑफ ऑनरशिप, लीगल स्टेटस एंड लैंड यूज। तो जो ये ट्री का जो कैनोपी डेंसिटी होता है, जैसे कोई भी अगर ट्री है आपको, जैसे किसी भी अगर ट्री की हम लोग यहाँ बात करें, तो जैसे ये आपको ट्री है आपको यहाँ, तो ये क्या होता है, एक ट्री का जो आपको मतलब जो ये कैनोपी डेंसिटी, इसे हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर, कैनोपी डेंसिटी। तो ये जो ट्री का, इसे कैनोपी बोला जाता है। ये क्या है, कैनोपी डेंसिटी। तो जो ट्री का जो कैनोपी डेंसिटी, इस पर डिसाइड होता है कि ट्री डेंस ट्री है या मतलब ओपन फॉरेस्ट है या क्लोज फॉरेस्ट है। तो यहाँ देख सकते हैं मोर देन 1 हेक्टेयर विथ अ ट्री कैनोपी डेंसिटी और मोर देन इक्वल टू 10% इरिस्पेक्टिव ऑफ ओनरशिप, लीगल स्टेटस एंड लैंड यूज। तो ऐसा नहीं कि फॉरेस्ट सिर्फ गवर्नमेंट के अंदर में इसको फॉरेस्ट बताया जाएगा। जैसे कोई भी आप प्राइवेट आपका अपना एक ज़मीन है, प्राइवेट ज़मीन, आपका अपना एक ज़मीन, निजी ज़मीन है, उस पर भी क्या कर सकते हैं आप, प्लांट जब ग्रो कर कोई ट्री आप, जैसे कि आप सुनते हैं गांव सब में बड़ा बड़ा प्लॉट रहता है, वहाँ पर बहुत सारे जो पेड़ आप इंसान वहाँ पर बहुत सारे पेड़, जैसे आम का ही पेड़ हो गया तो बहुत एक बगीचा लगाया जाता है, तो उसे भी इंक्लूड किया जाता है। तो इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट का जो फॉरेस्ट होता है, गवर्नमेंट के अंदर जो फॉरेस्ट है, चाहे रिजर्व फॉरेस्ट हो चाहे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हो, उसी का डाटा हम लोग यहाँ कलेक्ट नहीं करते हैं। डिफरेंट जो प्राइवेट ओनरशिप का भी जो लैंड है, वहाँ पर भी अगर प्लांट को मतलब ट्रीज़ को प्लांट किया गया है, तो उस ट्रीज़ का भी डाटा को हम लोग यहाँ कलेक्ट करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर कंफ्यूज कर सकती है आपको जो क्वेश्चन है, यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं कि लीगल स्टेटस और लैंड यूज इरिस्पेक्टिव, उसको हम लोग नहीं मानते हैं। सच लैंड में नॉट बी नेसेसरी बी रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, इट ऑल्सो इंक्लूड्स ऑर्चार्ड्स जो बैम्बू एंड पाम। तो इस बार देखेंगे जो बैम्बू का जो प्लांटेशन होता है, जो बांस का होता है या पाम ट्री का होता है, उसे भी इंक्लूड किया गया फॉरेस्ट एरिया में। अगर बांस का भी आप खेती करते हैं, जो फॉरेस्ट है पूरे बांस से ही भरा हुआ, तो ऐसा नहीं कि वो मतलब फॉरेस्ट में इंक्लूडेड नहीं होता, वो भी डाटा कलेक्ट होता है फॉरेस्ट के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो डाटा तो जानते हैं, मीडियम रिजोल्यूशन इंडिजिनस सैटेलाइट जो इसरो द्वारा बनाया गया है, LISS-3 सेंसर तो 2.23.5 mm का जो रिजोल्यूशन है, वहाँ पर इस चीज़ को यूज किया गया कैलकुलेट करने के लिए, एसेस करने के लिए आपको पूरा फॉरेस्ट कवर। तो इसी तरह से देख सकते हैं यहाँ पर जो कैनोपी डेंसिटी है, तो वेरी डेंस जो फॉरेस्ट होता है, ये भी क्या, ये भी मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में आपको पूछा जा सकता है कि वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट। तो डिफरेंट जो टर्मिनोलॉजी है वो ये देख लेते हैं। तो वेरी डेंस फॉरेस्ट का क्या होता है, कैनोपी डेंसिटी इक्वल और मोर देन 70%। तो जो कैनोपी डेंसिटी है कितना, 70%, उससे ज़्यादा होना चाहिए। मॉडरेट में क्या होना चाहिए आपको, 40 बट लेस देन 70%, 40 और 70 के बीच में होना चाहिए आपको मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट। ओपन फॉरेस्ट क्या है कि आपको इक्वल टू 10 और 40 के बीच में होना चाहिए। तो 10 40, 40 70 और 70 से ज़्यादा। तो ये क्या होगा, वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट। ये आपको ध्यान रखना, कैनोपी डेंसिटी पर भी डिसाइड करते हैं। कैनोपी समझ ले किसे कैनोपी बोला जाता है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान है। बाकी ये सब आप पढ़ सकते हैं, इजी मतलब लैंग्वेज में से, मतलब लेमन लैंग्वेज यहाँ पर गवर्नमेंट ने यूज़ किया है, तो इसे आप आराम से पढ़ सकते हैं। मेनली मेंस के लिए आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर प्रीलिम्स की, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या करें, एक समरी के फॉर्म में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होता है वो यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। फिर अगर जैसे एफसाई का जो हम लोग देखें, फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, इसने नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंट्री 2022 में जो क्या था,
आपको इसे पब्लिश किया था, बोल सकते एक बॉडी बनाया था नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंटरी 2002 में। तो ये उस समय 10th 5 ईयर प्लान आपको चल रहा था। एक क्या करता है, एक सैम्पलिंग डिज़ाइन किसी तरह का नेशनल लेवल पर आपको ये क्या करता है, एक पैरामीटर्स ग्रोइंग स्टॉक के बारे में आपको बताता है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, आप इसे सिर्फ ध्यान रख सकते हैं। फिर जो इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 का ये 2 वॉल्यूम से आपको पब्लिश किया गया, हम लोग ने डिस्कस भी किया था फर्स्ट ही, मतलब जो लेक्चर जब शुरू किए थे तो वॉल्यूम 1 क्या आपको इन्फॉर्मेशन देता है, ये फॉरेस्ट कवर मैन ग्रुप्स के बारे में, फॉरेस्ट फायर, ग्रोइंग स्टॉक, कार्बन स्टॉक, तो मतलब डिफरेंट जो डाटा है ये डाटा कंसेप्ट के बारे में बताता है। लेकिन जो वॉल्यूम 2 है ये आपको क्या करता है, एक मतलब बोल सकते हैं कि डाटा को आपको माइन्यूटली आपको एक्सप्लेन करके बताता है, मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट्स में, हर एक स्टेट्स में आपको किस तरह का फॉरेस्ट कवर है, ओपन है या डेंस है, तो ये डाटा आपको क्या करता है, डिफरेंट फॉर्म में एक डीपली एनालाइज करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट फैक्ट्स के बारे में बताता है आपको, समरी, ओवरऑल समरी, सेकंड आपको क्या करता है, उसे एनालिसिस करता है। तो स्टेट, यूटी, कंट्री, डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन, स्टेट वाइज इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाता है, इसलिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे स्टेट पीसीएस, यूपी पीसीएस हो, तो आप जैसे बिहार की तैयारी, जैसे बिहार का भी एग्जाम हुआ तो फॉरेस्ट रिपोर्ट से आपको पूछा जा सकता है, तो बिहार से जो स्पेशलिस्ट है वहाँ आप उसे मतलब पढ़ सकते हैं। अगर नेक्स्ट लेक्चर होगा तो हम बिहार का जो स्पेशल आपको इसमें डिस्कस कर देंगे, फॉरेस्ट सर्वे जो बिहार का डाटा जो पब्लिश हुआ है। फिर अगर फाइंडिंग्स देखो तो फाइंडिंग्स ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको डाटा के सहित याद करना है, क्योंकि ये यूपीएससी बीपीएससी दोनों में पूछा जा सकता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट डाटा होता है, ये 2 साल में इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, 2 साल में पब्लिश होता है। तो अगर टोटल फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर कंट्री का देखें तो 8,27,356.95, मतलब 8,27,356.95 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि 25.17% आपको जोग्राफिकल एरिया है कंट्री का। अगर फॉरेस्ट कवर एरिया की बात करें तो 21.76% है, मतलब टोटल फॉरेस्ट कवर देखें 21.76%, लेकिन फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर दोनों को मिलाकर देखें 25.17%। तो ये याद रखना। फिर ट्री कवर की बात देखें तो 3.41%। तो ये आप इसे नहीं याद रखें, लेकिन जो डाटा है, जो परसेंटेज है उसे याद रखें। यूपीएससी आप आधे परसेंटेज में ही पूछती है, चाहे बीपीएससी परसेंटेज में ही पूछती है। 21.76 और 3.41%। फिर अगर यहाँ असेसमेंट रिपोर्ट की इंक्रीज की बात करें तो इंक्रीज भी आप ध्यान रख सकते हैं, 156.41 किलोमीटर प्रीवियस ईयर से, आप प्रीवियस जो डाटा था उससे आपको इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट कवर नेशनल लेवल पर। फिर अगर यहाँ ट्री कवर की बात करें, टोटल फॉरेस्ट एंड टोटल ट्री कवर, तो ये आपको 1445.81 किलोमीटर स्क्वायर इंक्रीज हुआ। फिर अगर मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड इन द स्टेट ऑफ, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। तो इंक्रीज इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर की बात करें तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ, फिर उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में। तो ये 3 स्टेट याद रखें, ज़्यादा मतलब आपको पूरे स्टेट याद नहीं रखने, ये कम से कम ऊपर का 3 स्टेट और नीचे जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसे 3 स्टेट याद रखना। मैक्सिमम डिक्रीज कहाँ हुआ आपको, एमपी में हुआ है, कर्नाटका में हुआ, लद्दाख में हुआ। फिर अगर स्टेट की हम लोग बात करें, जो मैक्सिमम इंक्रीज किस स्टेट में फॉरेस्ट कवर आपको ज़्यादा इंक्रीज हुआ, तो मिजोरम, स्टेट वाइज की अगर बात करें मिजोरम, उड़ीसा। फिर अगर डिक्रीज में देखें तो त्रिपुरा, तेलंगाना। फिर अगर यहाँ पर देखें टोटल जो रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है, टोटल जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया आपको, वो अगर उसकी हम लोग बात करें रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया की, तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट क्या होता है कि जो टोटल एरिया है गवर्नमेंट के अंदर, चाहे वो रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ये दोनों को कंबाइन करके हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। गवर्नमेंट के अंदर में आपको जो फॉरेस्ट एरिया कवर होता है, तो इसमें देखें तो सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है कौन से स्टेट में, गुजरात में इंक्रीज हुआ, बिहार में इंक्रीज हुआ, यूपी में इंक्रीज हुआ। लेकिन डिक्रीज़ की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो एमपी में डिक्रीज हुआ, राजस्थान में, तो वहाँ भी देख सकते हैं एमपी में डिक्रीज हुआ, यहाँ भी एमपी में आपको डिक्रीज हुआ। फिर जो टोटल जो फॉरेस्ट आउटसाइड द फॉरेस्ट कवर है, जो मतलब जो आउटसाइड जो ग्रीन वास और जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है, उसके आउटसाइड जो ट्री फॉरेस्ट कवर जो प्राइवेट लैंड पर आपको होता है, तो वो उससे हम लोग देख सकते हैं 37.11% आपको टोटल फॉरेस्ट कवर है कंट्री का। तो ये सब आपको यहाँ पर ध्यान रखना डाटा। द मैक्सिमम ट्री कवर हैज़ बीन फाउंड इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा फाउंड किया गया ट्री कवर अगर देखें तो, फिर राजस्थान में, उसके बाद यूपी में आपको फाउंड किया गया। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। वेस्टर्न घाट्स की बात करें तो वो भी देख सकते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, जो इंपॉर्टेंट वही हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। फिर अगर नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखें टोटल मैन ग्रुप, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पिछले साल भी पूछा भी गया था। मैन ग्रुप की बात करें तो 4,991 किलोमीटर स्क्वायर पूरा कंट्री का एरिया का आपको मैन ग्रुप कवर है। अगर देखें तो परसेंटेज टर्म में तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 0.1% टोटल कंट्री है। अगर इस बार देखें तो मैन ग्रुप का परसेंटेज
टर्म का आपको घटा है, मैनग्रोव मतलब डिक्रीज हुआ है। तो मैनग्रोव का डिक्रीज देखें, नेट डिक्रीज हुआ 7.43 किलोमीटर स्क्वायर। तो इसे आप एनालाइज कर सकते हैं किस तरह से मतलब डिफरेंट डेवलपमेंटल जो स्ट्रेटजी अपनाया जाता है आज के समय में, जो डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है उससे भी मैनग्रोव्स का आपको क्या होता है, डिक्रीमेंट होता है। तो 7.43 किलोमीटर स्क्वायर का आपको डिक्रीज हुआ। तो गुजरात में सबसे ज़्यादा मैनग्रोव होता है, सब जानते हैं। फिर यहाँ देख सकते हैं मैनग्रोव सबसे ज़्यादा इंक्रीज यहाँ पर आंध्र प्रदेश में हुआ, महाराष्ट्र में इंक्रीज हुआ। फिर इस बार फायर सीजन की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो फायर सीजन देखा जाता है, टॉप 3 स्टेट्स, ये आपको ध्यान रखना है, उत्तराखंड, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। टॉप 3 स्टेट्स देखिए, यहाँ पर डाटा गवर्नमेंट का भी डाटा में यहाँ मिसप्रिंट है, स्टेट्स नहीं, यहाँ पे क्या स्टेट्स है, तो मिसप्रिंट आपको कहीं हो सकता है। तो टॉप 3 स्टेट्स कौन है, उत्तराखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। देख रहे हैं कि ठंडा प्रदेश है लेकिन फिर भी यहाँ पर फॉरेस्ट फायर का ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पाइन ट्री आपको ज़्यादा होता है। तो इसका जो ये नुकीला जो पत्ता होता है, ये पत्ता में एक ऑयल पाया जाता है। इस ऑयल से क्या होता है कि आपको फॉरेस्ट फायर में मतलब कि जंगल में आग लगने में ये आपको जो नुकीला जो होता है उसमें एक तेल होता है, उस तेल से ज़्यादा मदद मिलता है, तो तुरंत फॉरेस्ट फायर आपको इंक्रीज हो जाता है। तो गवर्नमेंट ने वहाँ चलाया भी इस तरह की, इसे कुछ बोला जाता है कि अगर वहाँ पर लोगों को बोला है कि इसे कलेक्ट करके आप फॉरेस्ट से लाओ, मतलब जंगल से लाओ, तो हम उतना पैसा देंगे। तो पर किलो के हिसाब से गवर्नमेंट कुछ मतलब सब्सिडी प्रोवाइड कराती है। तो फिर ये आपको ध्यान रखना, अरुणाचल प्रदेश मैक्सिमम जो ग्रोइंग स्टॉक की बात करें, ग्रोइंग स्टॉक क्या होता है कि फॉरेस्ट का जो प्रोड्यूस होता है वो कितना प्रोड्यूस आपको कौन स्टेट से ज़्यादा निकल रहा है। तो अरुणाचल पर जानते हैं वेस्टर्न आपको ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है, तो आपको वहाँ पर ज़्यादा पीपुल डिपेंडेंट है फॉरेस्ट प्रोडक्शन से ही। तो फॉरेस्ट अरुणाचल प्रदेश में, फिर उत्तराखंड में आपको ज़्यादा है, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश आप भी इसमें याद रख सकते हैं, ये ज़्यादा है। फिर अगर अमॉन्ग स्टेट्स की बात करें तो हाईएस्ट जो पर हेक्टेयर ग्रोइंग स्टॉक है वो हिमाचल प्रदेश में है। ये सब आप ध्यान में रख सकते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट उतना नहीं हो जाता, कौन कौन से फॉरेस्ट में कौन कौन से वॉल्यूम में, फॉरेस्ट में कौन कौन से ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज़ है। तो ये एक साइंटिफिक नेम है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, इसे ध्यान नहीं रखें। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ हाईलाइट कर दे रहा हूँ। तो जैसे बॉम्बू का देखें तो इस बार जो बांस का देखें तो वो सबसे ज़्यादा आपको इंक्रीज़ हुआ है इंडिया में, 1,54,670 किलोमीटर स्क्वायर। तो इतना किलोमीटर स्क्वायर आपको इंक्रीज़ हुआ है प्रीवियस असेसमेंट जो रिपोर्ट था फॉरेस्ट सर्वे का। मध्य प्रदेश के पास सबसे ज़्यादा बेम्बू जो मतलब प्रोडक्शन होता है, सबसे ज़्यादा बेम्बू जो वहाँ उगाया जाता है वो कहाँ, बांस सबसे ज़्यादा कहाँ उगाया जाता है, एमपी में। ये आपको ध्यान रखना, एमपी में, फिर अरुणाचल प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में। तो एमपी आपको यहाँ पर ध्यान रखना, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर अगर देखें तो हाईएस्ट ग्रोइंग स्टॉक एग्रो फॉरेस्ट्री में तो महाराष्ट्र आपको सबसे ज़्यादा है, कर्नाटका उसके बाद है। तो हम लोग ने जो यहाँ पर अगर 600 पेज को अगर एनालाइज करें तो जो जो इम्पोर्टेंट था वो इतना ही इम्पोर्टेंट था। स्टेट स्पेसिफिक हम लोग डिफरेंट लेक्चर में, अलग लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। फिर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के पास मैक्सिमम आपको कार्बन स्टॉक है, क्योंकि इसके पास मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया भी है, मैक्सिमम देखें तो ग्रोइंग स्टॉक भी है। फिर अगर यहाँ पर देखें मॉनिटरिंग टारगेटिंग एनडीसी का जो नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है, उसमें बताया गया इतना इक्विवेलेंट आपको जो CO2 है उसे सिंक कराया जाएगा 2.29 बिलियन से। ये इंपॉर्टेंट डाटा आपके लिए नहीं है यहाँ पर। तो ये तो हम लोग डिस्कस ही कर लिया, इतना किलोमीटर मैनग्रोव आपको इंक्रीज हुआ, टोटल कवर फॉरेस्ट इतना इंक्रीज हुआ, ग्रीन कवर आपको इतना इंक्रीज हुआ। परसेंटेज टर्म में आप इसे याद रख सकते हैं। फिर आप यहाँ पर ये देख सकते हैं जो टोटल फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया की बात करें तो फॉरेस्ट कवर अगर यहाँ पर देखें तो परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया की बात करें तो फॉरेस्ट कवर आपको सबसे ज़्यादा उसका ट्री कवर है। फिर यहाँ टोटल फॉरेस्ट टोटल करीब इतना है, ये डाटा आपको ध्यान रखना। फिर फॉरेस्ट कवर की बात करें, ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज है, डिफिनीशंस आपको यहाँ पूछा जा सकता है। सिंपल लाइन में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फॉरेस्ट कवर हम लोग देख लिया था, टोटल फॉरेस्ट कवर क्या होता है कि मतलब जो वो लैंड आपको लीगल गवर्नमेंट का ही नहीं होना चाहिए, वो प्राइवेट लैंड भी हो सकता है, उसे भी हम फॉरेस्ट कहते हैं, जहाँ पर 10% ज़्यादा आपको कैनोपी डेंसिटी है कोई भी मतलब ट्री का, और 1 हेक्टेयर या उससे ज़्यादा किसी एरिया में पूरा आपको ग्रो किया गया है, तो उसे हम लोग क्या करते हैं, फॉरेस्ट कवर बोलते हैं। फिर उसी के अंदर आपको रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया आता है। तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में जानते हैं कि मतलब प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट भी आता है, आपको रिजर्व फॉरेस्ट होता है, ये दोनों का आपको मिला के एक रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया उसे बोला जाता है। इसे मतलब देखें तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अंदर इसे आपको डिफिनीशन यहाँ पर दिया गया, उसके अंदर जो जो फॉरेस्ट आता है उसे यहाँ इंक्लूड किया गया। फिर ट्री कवर की बात करें तो ट्री कवर क्या होता है, ये द एरिया कवर्ड बाय ट्री आउटसाइड द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट। जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है उसके आउटसाइड जो ट्री है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्री कवर्ड बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए जो डाटा देखें हम लोग डिस्कस किया था, जो इंडिया 10th नंबर पर आपको होता है टोटल कंट्री की अगर बात करें यहाँ पर। और यहाँ पर ये चीज़ आप देख सकते हैं कि फॉरेस्ट रीजन की अगर यहाँ बात करें तो सबसे ज़्यादा देख सकते हैं कि जो यूरोप में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है। फिर अगर यूरोप के बाद देखें तो आप साउथ अमेरिका की यहाँ पर बात कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर यहाँ पर
देखें तो नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका की बात कर सकते हैं, फिर अफ्रीका में आपको कम है, फिर एशिया में सबसे आपको कम है, फिर अमेरिका जो ये आपको ओशिनिया रीजन, ओशिनिया रीजन तो जानते हो, ओशियन रीजन, तो वहाँ तो फॉरेस्ट कवर आपको ज़्यादा मिलेगा नहीं। तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर देखें तो यूरोप में है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट आपको जो 10th नंबर पर है इंडिया का, जो फॉरेस्ट कवर की बात करें पूरे वर्ल्ड में 10th नंबर पर आता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो पर हेक्टेयर हर एक साल जो बढ़ता है आपको 1000 पर हेक्टेयर पर ईयर में, तो इंडिया आपको 3rd नंबर, फर्स्ट में चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। तो ये ध्यान रखना आपको, कौन लास्ट कंट्री ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट का जो 3 कंट्री वो ध्यान रखना, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। फिर अगर यहाँ पर जो देखें तो इंडिया तो 10 नंबर पर, याद रखना फर्स्ट का 3 कंट्री रसिया, ब्राज़ील, कनाडा, यूएसए, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो ये पूरा मतलब टॉपिक था ये। और यहाँ पर देखिए कंट्रीब्यूशंस की बात करें तो ये मेंस का टॉपिक, ऐसे आप पढ़ सकते हैं क्या क्या कंट्रीब्यूशंस है, नहीं है। फिर हमने जो वेरी डेंस फॉरेस्ट की बात की, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट की बात की, ओपन फॉरेस्ट की बात की, तो वहाँ कनोपी डेंसिटी या आप डिफिनीशन है ग्रेटर देन 20%, 40 से 70%, 10 से 40%, इसी तरह से आपको यहाँ पर ध्यान रखना, उतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जैसे वेरी डेंस के देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर कैनोपी है, आपको ये कैनोपी है। फिर यहाँ मॉडरेटली डेंस में देख सकते हैं किस तरह का कैनोपी है, छोटा छोटा। फिर यहाँ ओपन फॉरेस्ट में देख सकते हैं आपको कितना गैप है, पूरा आसमान आपको यहाँ क्लियरली दिख रहा है। फिर स्क्रब में देख सकते हैं छोटा छोटा जो पौधा होता है उसके क्या बोलता है, स्क्रब बोला जाता है। तो ये डिफरेंट फॉरेस्ट कवर हमने देख ही लिया, कितना कितना क्या फॉरेस्ट कवर, ये टोटल परसेंटेज के ग्राफ में है। तो ये आपको पूरे फॉरेस्ट का एक देखते हैं, जो आईएफएस में अगर आप जाते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, तो आपको इस तरह से डाटा को पब्लिश करना पड़ेगा, क्योंकि आप मेनली फॉरेस्ट के डिवीज़न में रहते हैं, तो पूरा आपके अंदर में पूरा ये कंट्रोल होता है। फिर अगर यही है, फिर सबसे लास्ट में हम लोग यहाँ देखते हैं फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जो एक इम्पॉर्टेंट बॉडी है। ये क्या होता है, एक प्रीमियर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, किसके अंदर काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। ये असेसमेंट करती है, मॉनिटर करती है आपको फॉरेस्ट रिसोर्स ऑफ कंट्री पर रेगुलर बेसिस पर। ये पब्लिक, ये इस्टेब्लिश कब हुआ था, ये बॉडी 1 जून 1981 में इस्टेब्लिश हुआ था, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जो पहला एक बॉडी था PISFR, प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। ये क्या करती थी, आपको डाटा पब्लिश तो नहीं करती थी, स्पॉन्सर किया जाता था, मतलब एक बोल सकते हैं ये इनिशिएटेड किया था 1965 में। और स्पॉन्सरशिप किसके द्वारा किया गया था, FAO के द्वारा एंड UNDP के द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना। तो फर्स्ट डाटा तो जानते हैं 1987 में जो पब्लिश हुआ, तो वो हम लोग डिस्कस कर लिया। तो अगर यहाँ देख ले, तो अगर नेक्स्ट हम लोग एफसीआई का, तो ये आपको ध्यान रखना है कि मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट में 1981 में ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था, 1987 में फर्स्ट डाटा पब्लिश भी हुआ था। तो मेजर जो एक्टिविटी है एफसीआई का, रिमोट सेंसिंग बेस्ड नेशन वाइड फॉरेस्ट कवर मैपिंग करना, चाहे बाइनियल साइकिल हर एक 2 साल में रिपोर्ट पब्लिश करना पड़ता है। यहाँ नॉर्थ नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंट्री बेस्ड लार्ज नंबर ऑफ सैम्पल प्लॉट्स लेना पड़ता है, मॉनिटर फॉरेस्ट कार्बन असेसमेंट, फॉरेस्ट टाइप मैपिंग, सेवरल प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को यहाँ। तो ये 1987 से डाटा को आपको पब्लिश किया जाता है, बाइनियल पब्लिश किया जाता है, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट्स। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो नेशनली इंटरनेशनली इस जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है, इसे मतलब कि एक्सेप्टेंस है, नेशनल एंड इंटरनेशनल देखे UN बॉडी भी इसे एक्सेप्ट करती है। तो इसका हेडक्वार्टर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, हेडक्वार्टर कहाँ, देहरादून में, और पैन इंडिया में इसका प्रेजेंस है। लेकिन जो रीजनल सेंटर वो भी ध्यान रखना है, क्योंकि यूपीएससी ने जो है टी से रिलेटेड जो बॉडी था उसका रीजनल सेंटर यूपीएससी ने एक बार पूछा था। तो 4 रीजनल सेंटर की ऑफिस की बात करते, एक शिमला में है, एक कोलकाता में, एक नागपुर में, एक बेंगलोर में, ये 4 रीजनल सेंटर में। ईस्टर्न जोन की अगर बात करें तो यह क्या, बुर्नीहाट में। तो देहरादून में इसका हेडक्वार्टर है, बाकी 4 जगह इसका क्या है, अपना एक रीजनल सेंटर है। प्रेजेंस तो पूरे इंडिया में, लेकिन रीजनल सेंटर है। तो ये हमारा पूरा फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का एक रिपोर्ट था, एक मतलब जो एनालिसिस बोल सकते हैं या एक समरी बोल सकते हैं, एक मतलब पूरा डाटा को हम लोग क्या किया यहाँ पर कवर किया, जो जो इंपॉर्टेंट डाटा था उसे हम लोग ने यहाँ पर अच्छे से डिस्कस किया। इतना ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर PIQ भी देखें तो इससे आप देखें तो अगर कंपेयर करके तो इसी चीज़ को पूछा गया, वहाँ पर इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता। फिर भी ये अगर आप जैसे यूपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी या किसी स्टेट मेंस की, तो वहाँ पर आपको डिफरेंट एनवायरनमेंट का जो टर्मिनोलॉजी है और डिफरेंट जो यहाँ से आपको पूछा जा सकता है, जो इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट को पब्लिश करके गवर्नमेंट इससे क्या मतलब फ़ायदा मिलता है, क्या इसका एक प्रोज एंड कॉन्स है, तो ये सब आप वहाँ से पढ़ सकते हैं मेंस के लिए। लेकिन आपको जो डाटा जो प्रीलिम से पूछा था उसके लिए इनफ है, उसके लिए मतलब सफिशियंट है। इस चीज़ को आपको यहाँ पर जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली, ये आपको टेलीग्राम जो चैनल है क्वालिटी GS क्लासेस में, ये आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये पूरा जो रिपोर्ट है मतलब हमने इसे पूरे पढ़ के जो जो इम्पोर्टेंट होता है वो हम लोग यहाँ पर अच्छे से बना के आपको डिस्कस करवाया। तो अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, और बाकी जो हम लोग जो इम्पोर्टेंट और कुछ में इसमें असेसमेंट करने वाला जो टॉपिक होगा, जो मतलब एनालाइज करना है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और बिहार से एक रिलेटेड जो है वो हम लोग यहाँ पर आपको
डिस्कस करवाएंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही जानते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।